सभी को नमस्कार और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक विवादास्पद विषय के बारे में बात करने जा रहा हूं जो हाल ही में सुर्खियां बटोर रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आधिकारिक संचार में अंग्रेजी और अन्य विदेशी शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून पेश किया है। उल्लंघनकर्ताओं को 1 लाख यूरो या उससे अधिक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रस्ताव ने इटली के भीतर और बाहर दोनों जगह बहुत बहस और आलोचना को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे इतालवी भाषा और संस्कृति की रक्षा और बढ़ावा देने के तरीके के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे भाषाई अलगाव और राष्ट्रवाद के संकेत के रूप में देखते हैं। तो इस विधेयक के पीछे क्या कारण हैं? यह अन्य देशों के साथ इटली के संबंधों को कैसे प्रभावित करेगा? क्या अन्य देश भी ऐसा कर सकते हैं? आइए जानते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने आधिकारिक संचार में अंग्रेजी और अन्य विदेशी शब्दों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक नया कानून पेश किया है। उल्लंघन करने वालों को यूरो 1 लाख लगभग 90 लाख रुपए या $1,10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य इतालवी भाषा और संस्कृति की रक्षा और प्रचार करना है और अंग्रेजी के नकारात्मक और विरोधाभासी प्रभाव को कम करना है, खासकर ब्रेक्सिट के बाद। यह विधेयक दक्षिणपंथी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी के एक राजनेता फैबियो रामपेली द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके मेलोनी एक सदस्य हैं। इस विधेयक को कानून बनने के लिए अभी भी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना है। यह विधेयक इटली द्वारा अस्थायी रूप से चैटजीपीटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है, जो एक लोकप्रिय कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण है जो डेटा गोपनीयता चिंताओं के कारण किसी भी भाषा में पाठ उत्पन्न कर सकता है। चैटजीपीटी पर उपयोगकर्ताओं से उनकी सहमति के बिना व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने और राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाया गया था। चैटजीपीटी के डेवलपर्स ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि वे इस मुद्दे को हल करने के लिए इतालवी अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध ने इटली के भीतर और बाहर दोनों जगह बहुत बहस और आलोचना को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में इतालवी भाषा और इसके उच्चारण को संरक्षित करने और बढ़ाने के तरीके के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि अंग्रेजी और अन्य भाषाओं ने इतालवी पहचान और संस्कृति को नष्ट कर दिया है और वे उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच भ्रम और गलतफहमी पैदा करते हैं। वे यह भी दावा करते हैं कि प्रतिबंध भाषाई संप्रभुता और स्वतंत्रता का संकेत है, खासकर यूनाइटेड किंगडम के यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद। अन्य लोग प्रतिबंध को भाषाई अलगाव और राष्ट्रवाद के संकेत के रूप में देखते हैं, जो इटली की अर्थव्यवस्था और नवाचार को नुकसान पहुंचा सकता है। उनका तर्क है कि अंग्रेजी और अन्य भाषाएं एक वैश्वीकृत दुनिया में संचार और सहयोग के लिए आवश्यक हैं और वे सूचना और अवसरों तक पहुंच प्रदान करते हैं। वे यह भी दावा करते हैं कि प्रतिबंध सेंसरशिप और भेदभाव का एक रूप है जो अभिव्यक्ति और पसंद की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। वे यह भी बताते हैं कि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने खुद अपने भाषणों में विदेशी शब्दों का उपयोग किया है, हालांकि उन्होंने इतालवी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर भी जोर दिया है। अन्य देशों ने भी अपनी भाषाओं को विदेशी प्रभावों से बचाने के लिए उपाय किए हैं, जैसे कि फ्रांस, जिसमें एक कानून है जो लिखित अनुबंधों और आधिकारिक दस्तावेजों पर लागू होता है, और एक भाषा प्रहरी जो रोजमर्रा की बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि ये उपाय इटली के प्रस्तावित प्रतिबंध के रूप में सख्त या दंडात्मक नहीं हैं, और वे उन शब्दों के लिए कुछ अपवादों की अनुमति देते हैं जो फ्रेंच में मौजूद नहीं हैं या जिन्हें दस्तावेज में फ्रेंच में स्पष्ट रूप से समझाया गया है। विदेशी भाषाओं पर प्रतिबंध एक वैश्विक भाषा के रूप में अंग्रेजी के भविष्य के बारे में कुछ सवाल उठाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यवसाय, शिक्षा, मनोरंजन और कूटनीति जैसे कई डोमेन में अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली जाती है और एक भाषा के रूप में उपयोग की जाती है। यह इंटरनेट और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सबसे आम भाषा भी है। हालांकि अंग्रेजी को चीनी, स्पेनिश, अरबी, हिंदी और रूसी जैसी अन्य भाषाओं से भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें बड़ी संख्या में वक्ता हैं और विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ता प्रभाव है। इसके अलावा अंग्रेजी विभिन्न किस्मों और बोलियों में भी विकसित और विविधता ला रही है, जो पारस्परिक रूप से समझदार या मानकीकृत नहीं हो सकती हैं। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगाने के इटली के फैसले का दुनिया में अंग्रेजी की स्थिति या प्रभुत्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा या नहीं।
इसे एक अलग या चरम मामले के रूप में देखा जा सकता है जो वैश्विक प्रवृत्ति के बजाय इटली की राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाता है। इसे अन्य भाषाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय समायोजन में अधिक मान्यता और सम्मान प्राप्त करने के अवसर के रूप में भी देखा जा सकता है। हालांकि इसे विभिन्न लोगों और देशों के बीच संचार और सहयोग के साधन के रूप में अंग्रेजी की भूमिका और मूल्य के लिए एक चुनौती या खतरे के रूप में भी देखा जा सकता है। इसे दुनिया में भाषाओं की बदलती गतिशीलता और विविधता के प्रतिबिंब के रूप में भी देखा जा सकता है। इटली एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसने अपने आधिकारिक संचार में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या सीमित करने के उपाय किए हैं। ईरान, चीन और रूस ने भी सांस्कृतिक संरक्षण, राष्ट्रीय सुरक्षा और वैचारिक प्रतिरोध जैसे विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए हाल के वर्षों में इसी तरह की नीतियों को अपनाया है। ईरान ने 2018 में प्राथमिक विद्यालयों में अंग्रेजी पढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसे सांस्कृतिक आक्रमण कहा था जो देश के इस्लामी मूल्यों और पहचान को कमजोर कर सकता है। यह निर्णय इस्लामी नेताओं की चेतावनी के बाद किया गया था कि अंग्रेजी की शुरुआती शिक्षा बच्चों को पश्चिमी प्रभावों और प्रचार के लिए उजागर कर सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने भी 2017 के अंत और 2018 की शुरुआत में हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के लिए विदेशी भाषाओं को दोषी ठहराया था। ईरान में माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी अभी भी पढ़ाई जाती है, लेकिन यह सख्त नियमों और सेंसरशिप का सामना करती है। चीन ने प्राथमिक स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, खासकर तिब्बत और शिनजियांग जैसे जातीय अल्पसंख्यकों वाले क्षेत्रों में। 2017 में चीन के शिक्षा मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया जिसमें प्राथमिक स्कूलों को विदेशी भाषाओं पर चीनी भाषा और संस्कृति को प्राथमिकता देने की आवश्यकता थी। निर्देश में विदेशी पाठ्य पुस्तकों और TOEFL और IELTS जैसे मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन के अधिकारियों ने तर्क दिया है कि चीनी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देना राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए आवश्यक है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां अलगाववादी आंदोलन सक्रिय हैं। चीन ने उन विदेशी मीडिया और इंटरनेट प्लेटफार्मों पर भी कार्रवाई की है जो चीनी सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना करने वाली जानकारी या राय फैलाने के लिए अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का उपयोग करते हैं। रूस ने अपने सार्वजनिक क्षेत्र में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के प्रभाव को कम करने के लिए भी कदम उठाए हैं। 2014 में रूस ने एक कानून पारित किया जिसमें सभी राज्य अधिकारियों, सिविल सेवकों और सांसदों को रूसी भाषा और संस्कृति में परीक्षा लेने की आवश्यकता थी। कानून का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों की वफादारी और क्षमता सुनिश्चित करना था, साथ ही रूसी भाषा को राष्ट्रीय पहचान और गर्व के प्रतीक के रूप में बढ़ावा देना था। रूस ने आधिकारिक दस्तावेजों, मीडिया और विज्ञापन में कुछ विदेशी शब्दों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। प्रतिबंधित शब्दों में सेल, डाउनलोड, परफॉर्मेंस और बुटीक शामिल हैं। रूस के सांसदों ने तर्क दिया है कि विदेशी शब्दों का उपयोग जनता को भ्रमित या गुमराह कर सकता है, साथ ही रूसी भाषा की समृद्धि और सुंदरता को नष्ट कर सकता है। इन देशों में अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या सीमित करने के लिए अलग अलग प्रेरणाएं और तरीके हैं, लेकिन वे कुछ सामान्य विषयों को साझा करते हैं। वे सभी भाषा को शक्ति और प्रतिरोध के उपकरण के रूप में देखते हैं, साथ ही पहचान और संस्कृति के मार्कर के रूप में भी देखते हैं। वे सभी अंग्रेजी को अपने राष्ट्रीय हितों और मूल्यों के लिए खतरा या चुनौती के रूप में देखते हैं, साथ ही पश्चिमी प्रभुत्व और हस्तक्षेप के लिए एक वाहन भी मानते हैं। वे सभी विदेशी भाषाओं पर अपनी भाषाओं और संस्कृतियों को बढ़ावा देकर अपनी संप्रभुता और स्वतंत्रता पर जोर देना चाहते हैं। हालांकि इन नीतियों को कुछ चुनौतियों और आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। उन्हें अन्य देशों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अलगाववादी या राष्ट्रवादी के रूप में देखा जा सकता है, जो भाषाई विविधता और सहयोग को महत्व देते हैं। उन्हें अपने स्वयं के नागरिकों या विशेषज्ञों द्वारा अप्रभावी या अनुत्पादक के रूप में भी देखा जा सकता है, जो अंग्रेजी या अन्य भाषाओं को सीखने के लाभों और अवसरों को पहचानते हैं। उन्हें अपने स्वयं के बाजारों या उद्योगों द्वारा अवास्तविक या अव्यावहारिक के रूप में भी देखा जा सकता है, जो संचार या नवाचार के लिए अंग्रेजी या अन्य भाषाओं पर भरोसा करते हैं। उन्हें अपने स्वयं के अल्पसंख्यकों या असंतुष्टों द्वारा दमनकारी या भेदभावपूर्ण के रूप में भी देखा जा सकता है, जो अभिव्यक्ति या सशक्तिकरण के साधन के रूप में अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का उपयोग करते हैं। इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगाने या सीमित करने के इन देशों के फैसलों का उनके विकास या अन्य देशों के साथ संबंधों पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा या नहीं।
यह इस बात पर निर्भर हो सकता है कि वे अपनी भाषाई नीतियों को अपनी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के साथ कैसे संतुलित करते हैं। यह इस बात पर भी निर्भर हो सकता है कि वे दुनिया में भाषाओं की बदलती गतिशीलता और विविधता का जवाब कैसे देते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया और कुछ नया सीखा। यदि आपने किया है तो कृपया इसे अंगूठा दें और इस तरह के और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा नीचे एक टिप्पणी छोड़ना न भूलें और इस विषय पर अपने विचार साझा करें। क्या आप अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगाने के इटली के फैसले से सहमत या असहमत हैं? क्या आपको लगता है कि अन्य देशों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए या नहीं? और आपको क्या लगता है कि अंग्रेजी सीखने के फायदे और नुकसान क्या हैं? मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। अभी के लिए बाय।